स्टार्ट हो गई। गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बताया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन बताया, डेफिनेशन बताई और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कराए थे आपको। एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा दिया था आपको, हमने कर लिया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं थी उसके लिए। कहो तो उसको कर दूं सॉल्व, नहीं तो आगे हैं बताओ जी, आंसर बता दो जी। ऐसे था एक सिलेंडर, इसमें देखो अब कोई बात नहीं करेगा। ये सिलेंडर था, इसका लेंथ कितना था 6 सेंटीमीटर, रेडियस था 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर है, लेंथ 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर। हम कह रहे हैं यहाँ पे जो लेफ्ट फेज है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस ऑफ 2 × 10⁴ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कौन सा आई या माइनस ऑफ आई, मतलब लेफ्ट फेज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 × 10⁴ किधर माइनस ऑफ आई न्यूटन पर कूलम। अच्छा, लेफ्ट फेज का एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ, एरिया ऑफ लेफ्ट फेज। तो यहाँ जो थीटा बनेगा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो फ्लक्स निकालेंगे लेफ्ट फेज से, ई ए कौन से दोनों लेफ्ट, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0। क्या बन जाएगा ई लेफ्ट और ए से मैग्नीट्यूड ले लेंगे कितना 2 × 10⁴। एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 3.14, आर कितना 2 4 × 10⁻⁴। 4 2 कितने हो गए 8, 8 चौक 32, 8 1 11, 8 3 25.12, 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴ कितना आया न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। लेफ्ट फेज से इतना फ्लक्स, राइट से कितना है हां सर। अब देखो जो राइट फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ई ऑफ राइट फेज वो भी 2 × 10⁻⁴ सर 3 इधर हां सर 3 × 10⁴ डायरेक्शन कौन सी आई न्यूटन पर कूलम। ये जो राइट फेज पर है इलेक्ट्रिक सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर है राइट पर, इसका इधर, तो यहाँ पर भी थीटा कितना है 0। फ्लक्स निकालेंगे राइट फेज से, ई राइट फेज एरिया राइट फेज का कॉस कितना 0, ई राइट फेज का कितना है बेटा 3 × 10⁴ एरिया कितना का पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 3.14, आर कितना वही 2 है ना, कितना हो जाएगा 4 10⁻⁻⁴ कितना होगा 3 और 4 12, 12 चौक 48, 37.68 10⁻⁴ ये पॉजिटिव और ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। ये क्या होगा राइट फेज से फ्लक्स इतना होगा, लेफ्ट से कितना है 25.1, राइट से कितना, दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेट फ्लक्स 62.8, तो द नेट फ्लक्स आउटवर्ड बाहर निकल रहा दोनों आउटवर्ड थ्रू द गिवन सिलेंडर फाई ऑफ लेफ्ट फेज, फाई ऑफ राइट फेज, दोनों को ऐड कर दो, 2 और 8 10, 7 और 1 8, 7 और 5 12, 4 और 2 6, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम नेट फ्लक्स। करना है हटा दूं कौन कर रहा, अरे इसमें देख लियो ना, बाद में मिल तो जाएगा ही, रोक के देख लेना आराम से।
थोड़ा आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटीज। यहां पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट 3 अलग अलग तरीके से करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिंगल डायमेंशन में, उसकी 2 डायमेंशन कंसिडरेबल नहीं होंगे। मतलब अगर किसी वायर को मैं लूंगा तो उसका लेंथ या वॉल्यूम उतना कंसिडर नहीं किया जाएगा, एरिया उसकी लेंथ कम देगा, मतलब लेंथ ज्यादा होगी वायर की, 3 वायर होगा, तब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे। इसके बाद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टडी करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, ये होता है चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये है कि टोटल सपोज कर लो ये वायर है कोई, इस वायर का लेंथ मैं कह रहा हूँ 8 मीटर, कितना 8 मीटर, टोटल लेंथ कितना है 8 मीटर। और इस पूरे वायर पर कोई मैंने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, सपोज कर लो 32 कूलम कर दो, कितना 32 कूलम। ये जो कहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि 1 मीटर पर कितना चार्ज है, वो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। 8 मीटर पर कितना है 32, 1 मीटर पर कितना 4 लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर पर कितना चार्ज है, वो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ is called linear charge density. linear charge density। टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से क्या कर दो डिवाइड, पर यूनिट पर आपका आ जाएगा। इसका जो यूनिट होगा, चार्ज ऊपर है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, नीचे है लेंथ, लेंथ क्या होता है कूलम पर मीटर। दूसरी बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें 2 डायमेंशन कंसीडर होंगी, जैसे कोई थिन शीट, ये वाला पेपर, इसका ये साइड कंसीडर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी विड्थ देखो कितनी है, कम है। तीसरी साइड इसकी कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ सरफेस करेंगे, एरिया कंसीडर करेंगे। एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। ये होता है चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। कुछ जगहों पर मिलेगा Q/S, सरफेस या उसका एरिया। S से लिखते हैं एरिया को, चाहे A से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी is the charge on per unit area। पर यूनिट एरिया पर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। एमकेएस। सीजीएस में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट होता है, ऊपर तो चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया है नीचे, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसमें हम शीट कंसीडर करते हैं, थिन शीट, जैसे ये पेपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस पर आपने पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। थर्ड पार्ट आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इट इज
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम। इसको लिखते हैं रॉ से, ये होता है Q ओवर वॉल्यूम। यूनिट होगा इसका कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपकी स्केलर पर, ठीक है। इसको लिखना है, यस बस फार्मूले लिख लो, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत है। तीनों के फॉर्मूले ऐसे बना के आरो सर खत्म। यूनिट तुम जानते ही हो, चाहो तो एक पॉइंट लिख लेना, ये दोनों वेक्टर है, तीसरा वाला स्केलर, ये लिख लो। ये वेक्टर है, ये और ये वेक्टर है, ये स्केलर का। देख लो, जैसे सब कुछ लिखना है सब कुछ लिख लो। 2 मिनट है तुम्हारे पास। कुर्सी टूट रही है, लाया टूटी भी देते, गिर जाओ नीचे से टूट रही है। यहाँ बीच में नीचे कोई टूट गया, आ गया तो डंडा लगा सर टूटी। किसने तोड़ी है? कैमरा देख लो सर। अमन सर पहले तो टूट रही थी। 900 रुपए के कुछ आपके फीस में ऐड कर दी हूँ। कहाँ बिलाल? बिलाल ने बैठता सीधा, कुर्सी यूं ही करता रहा आगे पीछे यूं, तो काम इसके ही है। अमन तो बेचारा गलती से बैठ गया बाद में। ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं इतना कर रहा हूँ। एक मिनट और है तुम्हारे पास, जल्दी करो भाई, बात मत करो। ये होगा वॉल्यूमेट्रिक में हम 3D में करते हैं। जैसे मान लो कोई स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर नहीं, अगर ऊपर ही ऊपर सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। अगर स्फीयर के अंदर भी 3D में हर एक डायरेक्शन में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अंदर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हम यूज करते हैं। समझ गए? कहीं स्फीयर बना हुआ दिख जाए, वहां पर सरफेस पर चार्ज होता है, तो बच्चा समझना शुरू कर देता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर होगा। लेकिन अगर बाहर बाहर सिर्फ चार्ज है, तो कौन सा यूज होगा? सरफेस। अगर अंदर भी चार्ज दिखा रहे हैं, कोई कंडीशन ऐसी लगा के आपको, तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक अंदर ये बता तो दिया, वायर बना के दिखा दिया। ठीक है, हाँ, डन? यस सर। 30 सेकंड सेकंड के हिसाब से सुना रहा था। अरे 1 घंटा लेट इलाज रहा। हाँ हमें लगाया ऐसा। सर मेरा हो गया। मुझे प्रोजेक्ट से निकालने का किसी को भी होगा। हो गया फालतू बैठने की जगह।
गॉस लॉ जिसने पढ़ रखा वो भी पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ा वो तो पढ़ ही ले, ठीक है। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ लॉ, ये चुप हो जाओ मेरे लाल, मेरे काले पीले नीले हरे, चुप हो जाओ। अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ द फ्लक्स through any closed surface is equal to the 1/epsilon0 times of charge enclosed by the Gaussian surface. पढ़ो जरा साहब सब एक बार बोल के। अच्छा एक बात समझो जरा, मतलब गॉस लॉ क्या बताता है? फ्लक्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में जो हमने फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा पहले, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा E और A के फॉर्म में। यहाँ आपको ना E देगा ना A देगा, यहाँ आपको चार्ज देगा, क्या देगा? चार्ज। तो जब चार्ज आपको गिवन हो, चार्ज वाली कंडीशन, तो फ्लक्स आप किसकी हेल्प से निकालोगे? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कहता है कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज है क्यों, और इसको आप किसी गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दें, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है तो रियल में होता नहीं है। जैसे तुम हो गए खड़े हो, तुम सोचोगे तुम किसी फुटबॉल के अंदर हो बड़ी सी, मान लो, इमेज कर लो, तो वो जो इमेजिनरी सरफेस है वो क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या है? गॉसियन सरफेस। एक्चुअली में इसने ये कहा कि कोई चार्ज है और ये किसी बॉल के अंदर है, तो ये चार्ज है, चार्ज की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो कहाँ निकालता? आउटवर्ड, इन ऑल डायरेक्शन फ्लक्स निकाले फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस क्रॉस करना, उसी को तो फ्लक्स कहते हैं। अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू द सरफेस इज व्हाट? फ्लक्स। तो कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके गई वही तो फ्लक्स है, वही निकालना है। इसने कहा ये चार्ज रखा ना क्यों? इसकी वजह से अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो गॉस ने एक फार्मूला दिया, उसने कहा साहब जो फ्लक्स होगा वो 1/epsilon0 टाइम्स होगा किसके? जो चार्ज अंदर बैठा है, एनक्लोज्ड, जिसको एनक्लोज किया हुआ है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर। समझ में आती है बात? इतना आसान फॉर्मूला, तो थोड़ा सा लंबा सा लिखा हुआ लग रहा है। फ्लक्स थ्रू अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ is equal to the 1/epsilon0 times of the charge enclosed by the Gaussian surface. 1/epsilon0 टाइम्स होगा किसके? जो चार्ज अंदर बैठा हुआ। कितना आसान है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस सर। epsilon0 का वैल्यू सबको पता है कितना होगा? 8.84 बहुत बढ़िया। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ साहब। ये कोई चार्ज है, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है अंदर, क्यूब, उसका चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, जो अंदर बैठा हुआ चार्ज। कितना चार्ज? 2 माइक्रोकूलम। तो क्यू एनक्लोज्ड किसके अंदर है? क्यूब के अंदर। क्यूब है गॉसियन क्यूब। कौन है? गॉसियन। जैसे ये है रूम, इस रूम के अंदर यहाँ पर चार्ज रखा, ठीक है। तो ये कितना है? 2 माइक्रोकूलम। वो कहता है फ्लक्स बताओ। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ फाई क्या होगा? 1/epsilon0 चार्ज एनक्लोज्ड 1/epsilon0 का वैल्यू कितना होता है? 8.85 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? 2 माइक्रो में तो -6। अच्छा, दो में से कितने? इस ऊपर दो है ना? हाँ ऊपर है, ऊपर है ना? हाँ ऊपर है, ये ऊपर है, नीचे वाले के साथ मिलते हैं, इसको ऊपर ऊपर
मल्टीप्लाई 2 into 10 raised to the power minus 6. यही लिख दूं 1 के साथ। Yes sir. ये 2 है ना, Yes sir. 2 को डिवाइड करेगा 8.85 कितनी बार? 4.4 अरे मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ 0.2 के आसपास आएगा 0.2। अच्छा इसको 20 मान लेना, 20 मारेगा तो 8.85 लगभग 9 के बराबर। अरे 9 20 को कितनी बार मारेगा? 2 बार। हाँ या ना? 8.85 को लगभग हम अगर 9 कंसीडर कर लें तो 9 कंसीडर कर 9 इसको कितनी बार मारेगा? 0.2। अरे तो पॉइंट लगेगा ना, तो उसके बाद 2 आएगा। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 0.2 10 की पावर 6 प्लस आया 0.2 10 टू द पावर ये -6 है, ये -12 ये ऊपर जाएगा प्लस का 12 प्लस 12 -6 कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। समझ में आती है साहब बात? यस सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये गॉस लॉ की एक डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा पार्ट इसका उठा, गॉस लॉ को यहीं से दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ, if there is no net charge inside the surface, so there is no flux through the surface। एक बात बता, जैसे मैं कह रहा हूं गॉसियन सरफेस है, एक रूम है गॉसियन सरफेस, अगर मैं कोई इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या फ्लक्स होगा? कुछ No। तो कह रहा गॉस लॉ की दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो बाहर कोई फ्लक्स नहीं है। इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस सो देयर इज नो फ्लक्स। मैंने बोला कुछ और लिखा कुछ और, देख लेगा। मैंने बोला इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस सो देयर इज नो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो बाहर कोई फ्लक्स नहीं है। लेकिन मैंने एक और वर्ड जोड़ रखा है, नो नेट। नेट वर्ड लगा रखा है। नेट का क्या मतलब है जरा समझ। क्वेश्चन ये आया एक बार कि अंदर चार्ज की कंडीशन ये ही जरूरी है फ्लक्स जीरो होने की कि चार्ज एब्सेंस ही हो, चार्ज का एब्सेंस हो, मतलब चार्ज प्रेजेंट ही ना हो। अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये आपका गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर चार्ज कोई है ही ना, वो कहीं फ्लक्स बताओ। सब कहोगे 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड, और चार्ज अंदर कोई है नहीं, कितना? 0। आया कितना फ्लक्स? 0। तो फ्लक्स के 0 होने की एक कंडीशन तो ये कि अंदर चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर दो चार्ज रखे हैं, Q1 = 2 माइक्रो कूलम और Q2 = -2 माइक्रो -2 माइक्रो कूलम। नेट चार्ज कितना है? 0। तो हमको क्वेश्चन ये कह रहा है एनक्लोज चार्ज लेना है, टोटल उसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है? एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। नेट चार्ज कितना? 0। अब जो फ्लक्स होगा कितना होगा? 1/ε0 Q एनक्लोज्ड, तो 1/ε0 अभी भी कितना? तो फ्लक्स अभी भी 0। तो कंडीशन ये है कि साहब चार्ज अगर अंदर है गॉसियन सरफेस के, क्या फ्लक्स बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है? तो प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती है कि नेट फ्लक्स 0 भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर नेट चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स 0 है। सुनना आती है बात? Yes, sir। कुछ लिखना है? Yes, sir। गलत हो गया भाई साहब? हो गया? अच्छा सुन ले यार, मैं कह रहा हूँ साहब एक क्वेश्चन है। कौन है? एक स्फीयर है, इस स्फीयर में जो फ्लक्स है, फ्लक्स का वैल्यू है -2 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बताओ भाई साहब अंदर चार्ज कितना रखा है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक और सरफेस है, फ्लक्स जा रहा 3 × 10⁻10
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वो कहता भाई से बताओ चार्ज अंदर कितना रखा है? -0.10 मीटर मीटर कूलम। भाई सर न्यूटन मीटर पर कूलम। 70 ना आगे चार्ज का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर कूलम। अबे कूलम ही तो होता है। गुलाम ही तो है चार्ज का -18 हां तो दोनों करो। अरे हो गया? सर हो गया अरे क्यू तो निकालना है। सर ये भी मल्टीप्लाई क्योंकि इधर छोड़ दे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया था। अरे एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया था। यस सर क्यू एनक्लोज ये मल्टीप्लाई कर दिया 5 में। यस सर तो 5 इनटू एप्सिलॉन नॉट 5 का वैल्यू माइनस -2 2 10 का पावर 6 माइनस 2 10 का पावर 6 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 2 5 0 2 8 17 2 8 17 माइनस का 10 टू द पावर माइनस 6 तो 17.70 माइक्रो कूलम क्यू एनक्लोज आया ना। तो चार्ज कैसा माइनस का कि प्लस का? तो जैसे साइन का फ्लक्स होता है वैसे ही साइन का चार्ज भी होता है क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही। अच्छा इसका जो चार्ज आएगा कैसा आएगा? प्लस। अब भी क्या करना है फ्लक्स की मल्टीप्लाई सीधी किसके साथ करनी है? अब क्यू एनक्लोज क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 अरे 5 इनटू एप्सिलॉन 5 कितना मेरे बच्चे 3 10 का पावर 3 10 का पावर 10 8.85 10 का पावर कितना हो गया? -12 माइनस तू सुन लो मेरी बात। ये जैसे 8.85 है कैलकुलेशन तो लेंथी हो जाएगी। 27 क्यों लिखो इसको हमेशा कर दो 9 9 ज्यादा डिफरेंस जाने का आंसर के पास पहुंच जाओगे। तुमने थोड़ा सा बढ़ाया है तो आंसर को थोड़ा सा छोटा सोच लो उससे हल्का सा बना जो भी था। ये नोटिया कितना हो गया 27। अरे हाँ यस सर 10 का पावर ये 10 है ये 12 कितने बचे माइनस। अब तू 3 की मल्टीप्लाई करके देख ले इससे सर आ गया 8.85 से 6.55 3 बजे कितना होगा 15 3 अट्ठे कितना होगा 17 तो 3 अट्ठे कितने होगा 17 है सर 3 24 अरे 3 अट्ठे 24 27 हो गए ना। सही तो हूँ मैं नहीं है सर 26 3 15 1 3 अट्ठे 24 और 1 25 3 अट्ठे 24 अरे 26 क्यों अच्छा 2 कह रही हैं तो 26.55 किसके आसपास है? हमें तो टाइम भी तो बचाना होता है ना वहाँ। टाइम बचाने के लिए कला है आर्ट है ना। यस सर जैसे जुनैद हमारा ये टाइम बहुत बचाता है। जब छुट्टी होती भाग जाता है तो पढ़ेगा जाके किताबों से निपट जाएगा।
हो गया भाई? बता दूं? कहाना था बोल रहा कुछ? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। यार तुम कॉपी करने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट करते हो। माँ ऊपर से भी करता तो भी मेरी राइटिंग तो तुम्हें सुनना आ जाएगी। डॉक्टर कैसे बनोगे? डॉक्टर को हैंड राइटिंग तो सीखनी पड़ेगी। पता कौन सा वर्ड ना रहा समझे यार? इतना सुंदर लिखा था आज। सर की राइटिंग बहुत साफ हो गई है पहले से। सर वो हुए ना मुझे तो तारीफ कर रही ना आज सही था। समझ लो अपना हैंड राइटिंग भी अच्छी थी, मैंने खराब कर ली। डॉक्टर को बनाने के लिए बनाना तो करना पड़ेगा एक कोई कंपाउंडर बनेगा जिसको मतलब सर देख बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी किस किस की वजह से? सिंगल चार्ज की वजह से, एक चार्ज मोनो चार्ज की वजह से। उसका फॉर्मूला आप निकाल के लेकर आए थे Q/R²। फिर आपने मल्टीपल चार्जेस की वजह से, 1 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, 5 की वजह से, 10 की वजह से निकाले, बहुतों की वजह से। लेकिन एक केस आपने स्पेशल किया कि डाइपोल की वजह से। डाइपोल एक स्पेशल केस है जिसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं। उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया एक्सिस पर, कितना आया था? K2P/R²। डायरेक्शन होती थी P कैप। एक आपने फाइंड किया इक्वेटोरियल पॉइंट पर Kp/R³। डायरेक्शन होती थी माइनस ऑफ डाइपोल। सबने पढ़ा? एक हमने जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताया आपको, जिसमें होता था Kp/R³ स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल पॉइंट होगा। ये सब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा आपने। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, इस कंडीशन का पढ़ रहे हो जिसमें पता ही नहीं कि कितने चार्ज हैं, जिसमें हमको पता नहीं है कितने चार्ज हैं। पूरा वायर है, उस वायर पर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे पर चार्ज फैला हुआ है। ये वायर है, इस वायर पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे वायर। इसकी वजह से कोई पॉइंट है M, R डिस्टेंस पर इस वायर से, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कहाँ पर? M पॉइंट। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस मानेंगे इसके चारों तरफ। आप ये मान लोगे कि ये वायर एक सिलेंडर के अंदर है, इसके और इस सिलेंडर का लेंथ आपने कितना लिया है? L। कितना लिया है? L। और इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है? चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है?
लैम्डा कितनी लैम्डा। तो जो क्यू होगा, क्यू क्या होगा लैम्डा इनटू एन। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्यू बाय एन। तो जो क्यू होगा क्या होगा लैम्डा इनटू एन, लैम्डा इनटू एन। क्यू का वैल्यू जाएगा लैम्डा इनटू एन। अब एक बात बताओ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में कितने सरफेस है? सिलेंडर के अंदर 3 सरफेस है। ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है सिलेंडर, ये सर्कुलर सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है। तो सिलेंडर में 2 तो सर्कुलर सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस, ये बाउंड्री है। 3 सरफेस, ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? नीचे वाले का नीचे, और कर्व का कहाँ? इधर भी इधर भी इधर भी। और अच्छा सोच जरा, जब इसके अंदर आपने वायर रख दिया और वायर ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है हर एक तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलता है? तो अगर इस साइड आप देखोगे, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है? अच्छा ऊपर वाले का देखना, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर कहाँ था? ऊपर। लेकिन ये जो वायर यहाँ पर रखा हुआ है, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहा? या इधर या इधर या फिर इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर 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 या इधर, लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर? ऊपर। तो एंगल कितना बनता है? 90। नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 इधर, एंगल हर जगह 90। तो नीचे से फ्लक्स कितना? 0। जहाँ cos 90 बन गया फ्लक्स 0। तो फर्स्ट सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स 0, सेकंड सर्कुलर से 0, बचेगा किससे? क्योंकि कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, हर एक डायरेक्शन में सेम है कि नहीं? देख ले जरा, इसके 3 सरफेस हैं। फर्स्ट कौन सा? सर्कुलर सरफेस। सेकंड भी कौन सा है? सर्कुलर सरफेस। थर्ड कौन सा है? कर्व्ड सरफेस। अच्छा देख, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? A1। नीचे वाले का एरिया वेक्टर कहाँ है? A2। अच्छा इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? A3। कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इस वाले सरफेस का किधर है? इधर। एंगल कितना बना? 90। यहाँ देख, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। एरिया वेक्टर किधर? नीचे। एंगल कितना बना? 90। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस 0, फ्लक्स थ्रू एंड सेकंड सरफेस 0। तो दोनों सर्कुलर से कितना हो गया? 0। नाउ द फ्लक्स थ्रू थर्ड कर्व्ड सरफेस, इसके थ्रू कर्व्ड सरफेस के जो फ्लक्स होगा फ्लक्स 3 E और A, एंगल कितना बनना है साहब? 0। तो कितना आया? EA। अब कर्व का जो एरिया होता है क्या होता है? सिलेंडर का स्क्वायर हो, चाहे सिलेंडर हो चाहे कोन हो, सबका एरिया पाई आर स्क्वायर। जब नीट का एग्जाम होगा सबका आंसर लगा देना A A A। बताए गधो 2 पाई आर एच, 2 पाई रेडियस कितनी है? R। H कितनी है? L। ये सर फ्लक्स आ गया आपके पास में। फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला 1/epsilon naught चार्ज एंड गॉसियन लॉ ने ये बताया था। ये कितना है? E * 2 पाई R L। क्यों कितना होता है? लैम्डा इनटू L। ये रहा क्यू का वैल्यू लैम्डा इनटू L लगा दिया। E 2 पाई R L, L से निकालना क्या था? E। तो ये इसके मल्टीप्लाई में 2 पाई R कहाँ जाएगा? डिवाइड में। किसके डिवाइड में? लैम्डा के। लैम्डा तो ऊपर है ना, नीचे एप्सिलॉन नॉट इसके साथ चला जाएगा 2 पाई R। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आया स्ट्रेट वायर की वजह से साहब, तो कितना है? लैम्डा ओवर 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर के वेक्टर
वेक्टर है कि नहीं? वायर कहाँ है? ये रहा। इस वायर पे कैसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलरली। अरे वायर पर परपेंडिकुलरली है कि नहीं? Yes, sir. नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी? I have. एन कैप। N कौन cap. डायरेक्शन? N cap. अच्छा, और सुंदर कर दूं? और सुंदर कर दूं इसको? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। देख जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लैम्डा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से नीचे कर दे, क्या बनेगा? 4 पाई 4 pi epsilon naught 1 अपॉन R 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R इसको क्या लिखते हैं? K. अरे हाँ यार। Yes sir. तो 2 के लैम्डा अपॉन क्या आ गया? K. कहाँ आ गया? नॉर्मल। किस पर? वायर। वायर किस पर? वायर पर। सुन ले जरा बात ध्यान से। हम कहते हैं साहब यहाँ पर एक वायर है, इस वायर पर चार्ज है। कैसा चार्ज है? चार्ज, जिसका लैम्डा दे रखा है 2 मिली कूलम 2 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर मीटर मीटर। ठीक है साहब? इस वायर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कौन? M. एम पर आपको क्या फाइंड करना? Electric field. कौन करेगा? कर दो। पहले लैम्डा की वैल्यू ये रही, आर का वैल्यू है ना, लगा दो। अब जल हो जाएगा डायरेक्ट है यार। अब कोशिश क्या, सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब कोशिश का क्या मतलब है? तो क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करके खत्म होगा कुछ। ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको हमेशा, ये नहीं लगाना कभी भी, क्योंकि इसमें फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इन सब वैल्यू अलग अलग लगानी पड़ेगी। यहाँ k लगा दो, k की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, सीधा ये वाला टॉपिक। सर माइक्रो है मिली? माइक्रो है म्यू। हो गया? गुड। देख बेटा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 के लैम्डा ओवर लैम्डा ओवर r। तो 2 a का वैल्यू तुम जानते हो 9 × 10⁹ 9। लैम्डा का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो मतलब 10 का पावर माइनस। कभी कभी यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर दे देता है, उसको चेंज कर लेना, ठीक है ना? अपॉन r। r कितना? 5 5 के बीच में सेंटीमीटर। -2 ये कितना? अरे 2 तो कितने बार? 4 4 को मारा 5 ने कितनी बार? 0.8। अरे हाँ यार, यस सर 10 का पावर प्लस का 9 माइनस प्लस का 11 माइनस 5 कैसा? सर इनटू 9 सर इनटू 9 में तो है अच्छा 7.2 * 10 की नोटे पावर 72 10 का पावर 5 क्या निकाल ले हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। अच्छा कहाँ होगा? एम कैप यहाँ वेक्टर लगाए थे, यहाँ भी वेक्टर लगाना। कुछ लिखना है? इसको लिखना हो लिख लो, इसको नहीं लिखना हो मौज करो। क्वेश्चन लेगी? सर मैंने करा दिया थी। एक वायर है, वायर है, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q इक्वल्स 2 नैनो कूलम। कितना? नैनो कूलम 2 नैनो कूलम। और इस वायर का जो लेंथ है L 8 सेंटीमीटर। कितना सा? 8 सेंटीमीटर। वो कहता है कि इससे 3 सेंटीमीटर की 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर 3 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है M। इस पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉइंट में R लगा दूं कोई दिक्कत है? S लिख दूं? कर दो, करो जल्दी सो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। Q तुम्हारे पास, L तुम्हारे पास, R तुम्हारे पास, कर दो सो। फॉर्मूला कौन सा है? ये। लेकिन अब की बात लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है तो लैम्डा आपको पता है Q बाई L चार्ज पर यूनिट, लेंथ चार्ज तुम्हारे पास, लेंथ तुम्हारे पास, चार्ज नैनो कूलम में, नैनो का मतलब -9, नैनो का मतलब तो लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल दूं। Q का वैल्यू कितना है? Q नैनो मतलब -9, लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब -2। 8 से कितनी बार मारेगा? 0.2। 4 बचा कितना? 5।
10 के ऊपर -2 और प्लस का 9 -9 कितना बचा -7 -7 आया ना यस सर लैम्डा 0.25 into 10 raised to the power -7 का long straight long straight positively charged wire अभी हेडिंग में लिखी है सर आर की वैल्यू क्या है सर R की वैल्यू वही है 3 mm जो लिखी हुई है मतलब वही है दिख नहीं रहा लाइट बढ़ रही है 3 mm हटा दो भाई डिवाइड ना हुआ है 1.50 बताना क्या है इसका 3 1 से क्यों जाएगा 3 2 से 6 होता है गलत कर रहे हो 1.50 मैंने यहाँ से करा तो फिर वही आएगा डिवाइड हो जाएगा सेम ही आएगा ऑफ कर दूं 1.5 हाँ 1.5 0 मल्टीप्लाई है बेटा second application of Gauss's law इसमें जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शीट एक शीट है ये शीट पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे पेपर होता है ना शीट है पतली बिल्कुल मेटल की बनी हुई पूरी उसके दोनों साइड में ऐसे हमने चार्ज कर दिया इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है और खास बात ये है कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालता है इधर और इधर और इधर वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालेगा मतलब इधर वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला याद एक क्वेश्चन मैंने कराया था तो दिया था होमवर्क के लिए अभी जो सॉल्व करा तो वो यही कंडीशन समझ में आती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था दूसरा दोनों डायरेक्शन अलग अलग थी समझ में आई बात तो हमने क्या किया इसके अंदर एक सिलेंडर एंटर कर दिया क्या कर दिया एक सिलेंडर एंटर कर दिया शीट के अंदर इसका एरिया A1 किधर आना इसका एरिया वेक्टर इधर हाँ या ना यस सर
इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर इसका एरिया वेक्टर इधर। किधर? इधर। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर हाँ या ना बोल। यस सर अच्छा अच्छी बात बता, ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर A3। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इधर या फिर इधर। इधर एंगल दोनों की 90 तो कर्व Zero। सरफेस से कोई फ्लेक्स नहीं है अब की बार ये कौन सा सरफेस है? सर्कुलर सरफेस कौन सा साहब? फर्स्ट सर्कुलर सरफेस। ये कौन सा? सेकंड सर्कुलर सरफेस सेकंड सर्कुलर सरफेस सरफेस। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस सरफेस। जो सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स कितना है? फर्स्ट से ई ए कॉस कितना मेरे बच्चे? थीटा कितना? 0। ये कॉस 0 कितना हुआ? ई ए किससे? फर्स्ट से। डब्बा बना दो। एंड फ्लक्स थ्रू सेकंड सर्कुलर सरफेस 5 सेकंड। ये भी कितना हो जाएगा? ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना है? 0 डिग्री। ये कॉस 0 कितना हुआ? ई ए। इसको डब्बा बना दे। सेकंड सरफेस से कितना हुआ? ई ए। थर्ड से कितना गया? एंड 0। थर्ड कौन सा? कर्व। इससे कितना होगा? 0। ये cos 90। तो नेट फ्लक्स सो द नेट फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू द सिलेंडर। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? पहले से, दूसरे से, प्लस तीसरे से। समझ ले बात। प्लस 0 5 आगे 2 5 कितना? 2 हाँ या ना बोल। अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस ने हमको बता दिया था। किसने बताया था? गॉस। रात सपने में आया था, बता के चला गया। अच्छा ये जो शीट है ना, शीट, इस शीट पर हमने कहा चार्ज कितना है? Q। इसका एरिया कितना है? A। इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? Q by A। दोनों दिक्कत नहीं है। Q by A। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी? Q by A। तो Q कितना होगा? सिग्मा इनटू सिग्मा इनटू A। हाँ यार बोल। यस सर। Q कितना होगा? सिग्मा सिग्मा इनटू इनटू A। तो Q की वैल्यू उठा और पटक दे। वन हाफ अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा सिग्मा A A 2F 2 E और A A से A उड़ गया। अच्छा मैं देख लूं नीचे वाला दिख रहा है क्या? नहीं बच गए। A से अच्छा निकालना क्या? E के साथ में कौन है? 2 एक का भाई इधर चला जा। कहाँ चला जा? नीचे। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ सिग्मा ओवर, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन का कैसा होता है? हाफ। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर एंड शीट में, शीट के बाहर और शीट पर भी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉर्मल। शीट शीट का सरफेस ये है ना, इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? अरे नॉर्मल इधर है, ये इधर है तो भी नॉर्मल है। हाँ या ना? क्वेश्चन लिख ले। मैं कह रहा हूँ साहब एक शीट है, कौन है? मेरी शीट है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा कितना? 2 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया? 2 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। वो कहता साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो इसके बाहर। अरे आया कि नहीं? 1/8 कहानी क्यों सुना रहा? आंसर बताया। जब वाल्मीकि बनेगा महाकाव्य लिखेगा। अच्छे कमाल के हो गए हमारे। हाफ सिग्मा का वैल्यू 2 माइक्रो 10 का पावर -6 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या दो? जरूरत ही नहीं है ना, 9 लगाते छोड़ दे। कितने में 18 20 को कितने बार मारेगा? 0.1। हाँ या ना? यस सर। अच्छा कितने? 2 फिर से 1 10 इसके पावर कितने बची? माइनस का 6। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले न्यूटन पर। अब बच्ची क्या हुआ?
सही हो गया? इसके लगा दिया प्लस ही तो है ये। सर ऊपर से ऊपर भी प्लस है। 10 का पावर माइनस हो गया ना, माइनस 12 भी तो है, माइनस 12 है ना। हाँ ये ऊपर सर 10 की प्लस सर 10 की पावर प्लस 6 आएगी इसमें। यही तो आएगी हाँ, बस। यस सर। माइनस 12 था ना। अच्छा समझ में आई बात? यस सर। पक्की बात? यस सर। मान लूं यस सर। ठीक है, तो ये रही एक शीट। कौन है? एक शीट कैसी चार्ज है? एक शीट इसके पड़ोस में और रखी है, पड़ोसन। एक शीट ये रही, दूसरी शीट ये पहली शीट और ये दूसरी शीट, ये फर्स्ट शीट और ये सेकंड सेकंड शीट। इसने कहा भाई साहब ये पहली प्लेट का बाहर का हिस्सा फर्स्ट रीजन, ये दूसरी प्लेट के बाहर का हिस्सा सेकंड रीजन, दोनों प्लेट के बीच का हिस्सा थर्ड रीजन। इसने कहा भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ फर्स्ट रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सेकंड रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ थर्ड रीजन में। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी